हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस? वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स की पाठशाला में। एज यू ऑल नो दैट वी आर इन अ मिशन और हमारी आज 7th क्लास है। फ्रॉम लास्ट 6 क्लासेस वी हैव कवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर कस्टम्स एंड टुडे आल्सो वी विल बी डूइंग कस्टम इटसेल्फ। सो आज कस्टम करके हम इसको बंद करेंगे और कल आपका ऑफ रहेगा एंड ट्यूसडे को हम लोग जो है विल स्टार्ट विद इंटरनेशनल टैक्स, राइट। और क्योंकि पेपर अब आपके फर्दर एक्सटेंड हो गए हैं, ठीक है, आपको 1.5 महीना और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आई एम वेरी श्योर कि अब आपको टाइम और मिल गया है, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और जिन लोगों को अभी तक दिक्कतें आ रही थी, दे वर नॉट एबल टू मैनेज, सो उनको टाइम एक्स्ट्रा मिल गया है, ठीक है। और आई एम वेरी श्योर बहुत सारे मन में कन्फ्यूजन्स भी चल रहा होगा कि सर शुड आई गिव अगस्त और शुड आई स्ट्रेट अवे गिव दिसंबर बाय एडिंग वन मोर ग्रुप। सर आई नो दिस इज द पॉइंट जहां पर इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो आप ऐसा कर सकते हो वैसे कि अगस्त को दिमाग से निकाल कर आप स्ट्रेट अवे दिसंबर में अपीयर करें और आप ऐड कर सकते हो एक आधा ग्रुप जो अभी तक आपने ऐड नहीं किया। बट ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर अगर दिसंबर में हमारा अटेम्प्ट एक्सटेंड नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। सर वी आर एक्सपेक्टिंग कि आईसीएसआई बहुत जल्दी जो है इस पर भी एक अनाउंसमेंट करेंगे एंड योर वन अटेम्प्ट विल बी एक्सटेंडेड, दैट इज फॉर श्योर। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपका ओल्ड सिलेबस वालों का एक अटेम्प्ट और बढ़ेगा, और अगर बढ़ जाता है सो यू कैन ऑल्सो प्लान अकॉर्डिंगली कि इंस्टेड ऑफ गिविंग अगस्त आप स्ट्रेट अवे जो आपका एक आधा ग्रुप और बचा उसको ऐड करके स्ट्रेट अवे यू कैन अपीयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर इटसेल्फ, राइट। बट जो लोग ऑल ग्रुप्स दे रहे हैं उनके लिए मैंने पहले ही बोला था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको फर्दर टाइम मिल गया है तो वो तो अगस्त में अपीयर करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज आपको अब बनानी पड़ेंगी, राइट। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस पढ़ेंगे एंड देयर आफ्टर वी विल बी डूइंग some important definitions in the custom, and again repeating, tomorrow there will be no class and we will be having the class on Tuesday now, and that will be for international tax, right? ठीक है सर। वेयर हाउस पढ़ने से पहले मैं आपको याद कराता हूं कि आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है अबाउट वेयर हाउस। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे कस्टम एरिया में 3 तरह के वेयर हाउसेज होते हैं। एक होता है प्राइवेट वेयर हाउस, एक होता है पब्लिक, और एक होता है स्पेशल वेयर हाउस, ठीक है जी। इन तीनों में कॉमन ये है कि ऑल दी वेयर हाउस आर बीइंग लाइसेंस्ड बाय प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ कस्टम, ठीक है जी। और इनमें सिर्फ ड्यूटीएबल गुड्स को ही डिपॉजिट किया जा सकता है। ड्यूटीएबल गुड्स कैन बी डिपॉजिटेड, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। इसका मतलब अगर कोई भी गुड्स नॉन ड्यूटीएबल हैं, दे कैन नॉट बी डिपॉजिटेड इन द वेयर हाउस, उनको आप वेयर हाउस में नहीं रख सकते, ठीक है। एंड नाउ इस इतने वेयर हाउसेस की क्या जरूरत थी? वेरी सिंपल। पब्लिक वेयर हाउस मेंट फॉर जनरल पब्लिक, यहाँ पर हम किसी का भी सामान डिपॉजिट करवा लेते हैं और जो लाइसेंसी होता है वो इसके बदले में क्या रेंट ले लेता होगा। प्राइवेट वेयर हाउसेस नाम से ही क्लियर है, जिसमें आप अपना सामान खुद का रख सकते हैं। स्पेशल वेयर हाउसेस जो होते हैं, दीज आर द वेयर हाउसेस जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ पीओ होते हैं, और इनमें सिर्फ स्पेसिफाइड गुड्स को ही रखा जाता है। स्पेसिफाइड गुड्स लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या गुड्स विच आर मेंट फॉर डीएफएस, ड्यूटी फ्री शॉप्स, या जो कि स्टोर्स होते हैं टू बी सप्लाइड इन फॉरेन गोइंग वेसल, फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट लाइक दिस। तो ये स्पेशल वेयर हाउसेस होते हैं, ठीक है जी। बट तीनों में मैंने कहा कॉमन क्या होता है कि ओनली ड्यूटीएबल गुड्स को ही इन वेयर हाउसेस में रखा जाता है, ये ध्यान रखना है। So non-dutiable goods cannot be stored in these types of warehouses, ये आपको अपने माइंड में लेके चलना है। कई बार बच्चा पूछता है सर ऐसा क्यों, तो रीजन मैंने बताया हुआ है क्लासेस के अंदर, बिकॉज वेयर हाउस में गुड्स को ले जाने के लिए एक बॉन्ड फॉर्मेलिटी होती है, और बॉन्ड फॉर्मेलिटी कैन नॉट बी फर्निश्ड या कैन नॉट बी फुलफिल अनलेस आप गुड्स का ड्यूटीएबल होना उसके लिए जरूरी है। बिकॉज बॉन्ड कितने अमाउंट का बनता था आपको याद होगा, थ्राइस ऑफ ड्यूटी असेस्ड। जो भी आप ड्यूटी असेस्ट करते हो ना, उसका 3 गुना आपको बॉन्ड भर के देना होता था। अगर ड्यूटी 0 हो जाएगी, नॉन ड्यूटीएबल है तो ड्यूटी 0 हो जाएगी, तो उसका 3 गुना भी 0 हो जाएगा, तो फिर बॉन्ड फॉर्मेलिटी कंप्लाई नहीं होगी। और अगर बॉन्ड फॉर्मेलिटी कंप्लाई नहीं होती है तो लॉ बहुत क्लियर है कि आपको हम गुड्स को वेयर हाउस भी करने नहीं देंगे, ठीक है जी। ठीक है सर, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज आर देयर?
एंड उनकी खास बात क्या है, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे लॉ से भी। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि वेयर हाउस में गुड्स को डिपॉजिट करने का प्रोसेस क्या है। आई एम वेरी श्योर सबको याद होगा व्हेन गुड्स आर केप्ट एट पोर्ट, तो आपके पास दो चॉइसेस होती थी। अगर मान लो मेरा सामान पोर्ट पे पड़ा हुआ है तो मेरे पास दो चॉइसेस होती थी, या तो मैं इसको होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46 क्लियर करके व्हाइट कलर की एंट्री लगाता था और इसको होम कंजम्पशन कर लेता था, या फिर अगर आपको याद हो तो हम यहाँ से वेयर हाउसिंग के लिए अंडर सेक्शन 46 में ही येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री लगा देते थे। और इस बिल ऑफ एंट्री को, जो येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री होती है, इसको इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भी बोलते थे। रीजन क्योंकि ये बिल ऑफ एंट्री अलोंग विद बॉन्ड जाती थी। याद है आपको? ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ द गुड्स आर बीइंग डिपॉजिटेड इन द वेयर हाउस, तो उसके लिए सिंपली यू नीड टू फाइल वन बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46। येलो कलर की एंट्री आपने फाइल करनी होती है, इसको इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भी कहते हैं। बाय फाइलिंग दिस बिल ऑफ एंट्री अलोंग विद बॉन्ड आप अपने गुड्स को डिपॉजिट करा सकते हो वेयर हाउस में। वेयर हाउस तीन तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और स्पेशल। क्या सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक है सर। अब इसके अलावा हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, व्हाट इज वेयर हाउसिंग पीरियड। पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग क्या है और उसमें से इंटरेस्ट फ्री पीरियड कितना है। कि अगर मैं अपने गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर करना चाहूं, डिपॉजिट करना चाहूं, तो मैं कितने समय तक कर सकता हूं, एंड उसमें से कितना पीरियड ऐसा होगा जो इंटरेस्ट फ्री होगा। तो सर इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आई एम वेरी श्योर आपको याद होगा। मैंने आपसे कहा था कि पीरियड की जब हम बात करते हैं तो जितने भी 100% ईओयूज होते हैं, एसटीपीज होते हैं, ईएचटीपीज होते हैं, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं विद इन वेयर हाउस, अगर आपको याद हो ऐसा मैंने पढ़ाया था, ठीक है, तो उनके लिए अगर वो कैपिटल गुड्स को डिपॉजिट करते हैं तो मैंने आपसे कहा था टिल क्लियरेंस वो वेयर हाउस यूज कर सकते हैं। और अगर वो अदर गुड्स की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें दोनों बातें होती हैं, टिल क्लियरेंस और कंजम्पशन एज द केस में बी। बिकॉज कई बार क्या होता है, अगर इनपुट है तो कई बार वो विद इन वेयर हाउस कंज्यूम भी हो जाता होगा, तो इसीलिए क्लियरेंस और कंजम्पशन एज द केस में बी। और बाकी लोगों के लिए, यानी कि अगर आप ईओयू, एसटीपी, ईएचटीपीज नहीं है, तो फिर उस केस के अंदर आपको याद होगा हम लोगों ने इसके अंदर सिंपली पढ़ा था कि आप सिर्फ 1 साल के लिए ही वेयर हाउस के अंदर गुड्स को डिपॉजिट कर सकते हो। इसमें एक समय पर 1 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड बट 1 ईयर एट वन टाइम। इसका मतलब अगर आपको एक्सटेंड कराना है तो एक समय में 1 साल, फिर आपको दोबारा एक्सटेंड कराना है तो दोबारा 1 ईयर और एक्सटेंड हो सकता है। बट जब भी एक्सटेंशन होगी तो मैक्सिमम फॉर 1 ईयर ही होगी एट वन टाइम। ठीक है जी? ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा वेयर हाउसिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब आ जाता है इस वेयर हाउसिंग पीरियड में से इंटरेस्ट फ्री पीरियड कितना है। तो बेटा आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि इनके लिए सारा पीरियड इंटरेस्ट फ्री होता है, बट अदर्स के लिए सिर्फ 90 डेज ही इंटरेस्ट फ्री होता है। इसका मतलब 90 दिन के बाद जब ये क्लियर करवाने जाएंगे तो क्या इन पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। यस। और ब्याज का रेट कितना होता है? 15%। ठीक है जी? तो अदर्स के लिए 90 दिन फ्रॉम द डेट व्हेन वेयर हाउसिंग ऑर्डर वाज पास्ड इंटरेस्ट फ्री है, बट बियॉन्ड 90 डेज क्या आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ऑन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी एट द रेट ऑफ 15% बिगिनिंग फ्रॉम द डे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज टिल पेमेंट। ठीक है जी? तो ये ध्यान रखना है आपने। बोलो बेटा। ठीक है। तो अभी हमने 3 बातें पढ़ ली। पहला, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस 3 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, स्पेशल। कौन से गुड्स को वहां रखा जाता है वो भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा कि सर अगर मुझे अपने गुड्स को डिपॉजिट कराना है वेयर हाउस के अंदर तो प्रोसेस क्या है। तो हमने पढ़ा बिल ऑफ एंट्री भरनी पड़ेगी, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री अलोंग विद बॉन्ड जाती है वो। ड्यूटेबल गुड्स होना जरूरी है, अदरवाइज बॉन्ड फॉर्मेलिटी कंप्लाई नहीं हो पाएंगी। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि once your goods are deposited in the warehouse then what is the duration for which these can be stored in the warehouse। तो इसके लिए मैंने कहा कि अगर आप EOU, STP, ESTP या मैन्युफैक्चरिंग विद इन वेयर हाउस करने वाले हैं तो उसके लिए कैपिटल गुड्स देखना पड़ेगा। अदर गुड्स, कैपिटल गुड्स के लिए जब तक आप क्लियर करेंगे तब तक आपको वो पीरियड अलाउ किया जाएगा, और अदर गुड्स के लिए क्लियरेंस और कंजम्पशन एज द केस में बी। और जब हम बात करते हैं बाकी लोगों के लिए जो कि अदर देन EOU, STP, ESTP होते हैं, उनके लिए मैक्सिमम 1 ईयर अलाउ किया जाता है, और इसमें फर्दर एक्सटेंशन फॉर 1 ईयर एट वन टाइम मिल सकती है। ठीक है सर।
फिर इसके अंदर हमने पढ़ा था कि आउट ऑफ दिस टोटल पीरियड हाउ मच पीरियड इज इंटरेस्ट फ्री। तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम इंटरेस्ट फ्री पीरियड की बात करते हैं तो ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी इसके लिए सारा पीरियड इंटरेस्ट फ्री होता है, वेयरएज अदर्स के लिए 90 दिन इंटरेस्ट फ्री होता है और उसके बाद क्या इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। ठीक है सर, क्लियर है? तो इसको अब आप यहां से रीड कर सकते हो। बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46 येलो कलर फ्रॉम पोर्ट टू वेयर हाउस, और ऐसी बिल ऑफ एंट्री को हमने क्या नाम दिया हुआ है? इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। वेयर हाउसेस 3 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, स्पेशल, लाइसेंस्ड, लाइसेंस्ड, लाइसेंस्ड। सच वेयर हाउस कॉस्ट टू बी लॉक्ड बाय पीओ, यानी कि स्पेशल वेयर हाउस जो होता है वो कॉस्ट टू बी लॉक्ड बाय पीओ हो सकता है, और विदाउट पीओ की परमिशन के कोई भी व्यक्ति इन स्पेशल वेयर हाउसेस में एंटर नहीं कर सकता, और इसमें सिर्फ नोटिफाइड गुड्स को ही रखा जाता है। अब बच्चा कहता है सर वो नोटिफाइड गुड्स कौन कौन से हैं, तो आप लिख सकते हैं नोटिफाइड गुड्स के अंदर हमारे पास आ जाता है गोल्ड, सिल्वर, अदर प्रेशियस मेटल, सेमी प्रेशियस मेटल्स, गुड्स वेयर हाउस फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई टू डीएफएस, मैंने बता दिया, सप्लाई टू स्टोर्स, ठीक है जी, सप्लाई एज अ स्टोर्स टू फॉरेन गोइंग वेसल, फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट, या सप्लाई टू फॉरेन प्रिविलेज्ड पर्सन्स। अगर आप इनमें से किसी को भी सप्लाई करने के लिए बैठे हो तो फिर आप स्पेशल वेयर हाउस में रख सकते हो, या फिर अगर वो गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स, ये प्रेशियस मेटल्स या सेमी प्रेशियस मेटल्स है तो भी आप इनको रखवा सकते हो। कहां पर? स्पेशल वेयर हाउसेस में। ठीक है सर। बॉन्ड कितने का बनेगा? थ्राइस ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्यूटी असेस्ड अंडर सेक्शन 46। बट कई बार बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि सर एक बात बताओ, बॉन्ड का पर्पस क्या है? तो पर्पस है टू कंप्लाई विद ऑल प्रोविजन। एक तरह से हम आपको बाउंड कर रहे हैं ताकि आप सभी प्रोविजंस को कंप्लाई करें, टाइमली हमें ड्यूटी और इंटरेस्ट पे करें, और अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन करा है तो पेनल्टी और फाइन भी हमें आपसे रिकवरी करना है। तो ये सब चीजों के लिए हम आपको बाउंड करते हैं बाय दिस बॉन्ड। तो अगर आपने कल को इनमें से कुछ भी कॉन्ट्रावीन करा तो रिकवरी करने के लिए क्या गवर्नमेंट जो है थ्राइस ऑफ बॉन्ड भरवा कर आपसे रिकवरी करवा सकती है। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए, इसके बाद आ जाता है वेयर हाउसिंग पीरियड। मैंने आपको बता दिया कैपिटल गुड्स और अदर देन कैपिटल गुड्स इंटेंडेड फॉर यूज बाय 100% ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी या फॉर मैन्युफैक्चरिंग विद इन वेयर हाउस टिल क्लियरेंस, और इनके लिए टिल कंजम्पशन और टिल क्लियरेंस। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी नहीं है तो मैंने आपसे कहा था टिल एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट व्हेन पीओ हैज मेड द ऑर्डर अंडर सेक्शन 60। ठीक है, और इसमें एक्सटेंशन मिल सकती है 1 ईयर एट वन टाइम। इसका मतलब आप दोबारा एक्सटेंशन लेना चाहो तो दोबारा मिल जाएगी, बट एक समय में 1 साल ही फर्दर एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, अब आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट फ्री कितना है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि इनके लिए सारा पीरियड इंटरेस्ट फ्री होता है और आपके लिए 90 डेज इंटरेस्ट फ्री होता है। ठीक है जी, और 90 दिन के बाद ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। एट व्हाट रेट? 15% पर एनम के हिसाब से। ठीक है सर। अब अगर मान लो मेरा गुड्स वेयर हाउस में पड़ा हुआ है तो उसको रिमूव करने के तरीके कितने हो सकते हैं? तो याद रखना, एज पर द लॉ देयर आर 3 वेज दैट यू कैन रिमूव गुड्स फ्रॉम द वेयर हाउस। 1, you can transfer from one warehouse to the another warehouse. You can transfer for clear for home consumption by filing bill of entry under section 68 green color, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो 3 ऑप्शंस होती हैं आपके पास कि आप गुड्स विच आर केप्ट एट वेयर हाउस उन्हें कहाँ कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा था कि अगर हमें होम कंजम्पशन करना हो तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि सेक्शन 68 के अंदर ग्रीन कलर की आपने एंट्री फाइल करनी है, और याद रखना ये जो ग्रीन कलर की एंट्री फाइल करते हैं हम लोग, इसको हम लोग एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं। एक्स बॉन्ड क्यों? क्योंकि बाय फाइलिंग दिस एंट्री क्या जो बॉन्ड हमने भरा था क्या वो हट जाता है। ठीक है ना? ठीक है सर। तो फॉर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है, एंड अगर ये फाइल बियॉन्ड 90 डेज होगी तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% आपको साथ में देना पड़ता है। ठीक है सर। ठीक है सर। तो ये हमारा वेयर हाउस जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। अब इसके अंदर आई एम वेरी श्योर आपने एक सेक्शन 72 पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें ये कहा गया था कि इन केस वेयर हाउसिंग पीरियड जो है वो एक्सपायर हो जाता है और आप गुड्स को रिमूव नहीं करते हो तो फिर पीओ के पास पावर आ जाती है फॉर डिमांड एंड रिकवरी। वो आपको एक नोटिस इशू करेगा, ठीक है, और उस नोटिस के अंतर्गत आपको अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नहीं देने पर पीओ के पास एक राइट आ जाएगा कि वो आपके गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लेगा और उसकी बेचकर क्या वो रिकवरी करेगा।
ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है सर। तो वेयर हाउसिंग के चैप्टर के अंदर अभी तक अगर आप अपना स्कैनर खोलोगे ना तो अक्सर यही आया कि वेयर हाउसिंग पीरियड कितना होता है, बॉन्ड कितने साइज का होता है, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस क्या होते हैं। तो अब आप इसको एक बारी ओवरव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये चैप्टर सिंपल सा चैप्टर है, मुझे कराना नहीं था, बट कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप एक बारी ओवरव्यू दे दीजिए, तो आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर अब कंप्लीट करना है आज बेटे, ठीक है। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे। देखिए वैसे तो डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, आप सबको मालूम है इंपोर्ट क्या होता है और इंपोर्टर कौन होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्टर कौन होता है, ठीक है। और बट मैं कुछ ऐसी डेफिनेशंस कवर करूंगा जिसमें कुछ चेंजेस भी आए थे, जिसको अब आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर मी इज इंडियन कस्टम वाटर। देखिए इंडियन कस्टम वाटर बेसिकली क्या है, आप सबको याद होगा कि हम लोगों ने इंडियन कस्टम वाटर को ऐसे पढ़ा था, द वाटर जो कि एक्सटेंडेड अप टू 24 नॉटिकल माइल होता था, ठीक है ना। ये आपने पहले पढ़ा होगा, एक्सटेंडेड अप टू 24 नॉटिकल माइल्स। और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि ये वो वाटर लिमिट होती है जहां पर ऑफिसर्स के पास पावर होती है कि वो किसी भी कन्वेंस को रोक सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडियन कस्टम वाटर की जो लिमिट थी ना वो एक्सटेंड कर दी है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक। तो अगर आज आपसे कोई पूछे कि ICW कहाँ तक एक्सटेंडेड है, पहले हम बोलते थे 24 नॉटिकल माइल, अब हम क्या बोलते हैं 200 नॉटिकल माइल्स। तो इट इज अ वाटर एक्सटेंडेड इनटू सी अप टू द लिमिट ऑफ EEZ। EEZ का मतलब होता है 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अंडर सेक्शन 7 ऑफ टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ EEZ एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976 एंड इंक्लूड्स बे, गल्फ, हार्बर एटसेट्रा। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, जो आप लोगों ने अगर पुराने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं तो उन्होंने 24 नॉटिकल माइल पढ़ा हुआ है, नाउ इट इज एक्सटेंडेड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब एक डेफिनेशन हमारी कस्टम एरिया में भी है जो कि थोड़ी सी अमेंड हुई है। कस्टम एरिया ये पढ़ा मैंने वैसे, हालांकि अमेंडमेंट कराई हुई है सबको जिन्होंने अभी लाइव क्लास ली होंगी, बट जस्ट एक रिविजन में उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ जिन पे थोड़े से चेंजेस है, ठीक है जी। अगर कोई आपसे पूछे कस्टम एरिया क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है इसका मतलब एरिया ऑफ कस्टम स्टेशन, ठीक है जी, या फिर अ वेयर हाउस। ये याद रखना, ये ऐड हुआ है बेटा, वेयर हाउस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कस्टम एरिया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इंक्लूड्स एनी एरिया इन विच इंपोर्टेड गुड्स या एक्सपोर्ट गुड्स आर ऑर्डिनरली केप्ट बिफोर क्लियरेंस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, ठीक है जी। तो जब तक क्लियरेंस नहीं होती और उन गुड्स को रखा जाता है जिस जगह पर भी बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, उन सभी जगहों को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कस्टम एरिया। और याद रखना इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहते हैं जब तक गुड्स कस्टम एरिया में पड़ी हुई है तब तक डेफिनेटली वो माल जो है वो कस्टोडियन के पास ही पड़ा हुआ है या वेयर हाउस कीपर के पास पड़ा हुआ है, और वहां से निकालने के बाद ही आप उसके ऑनर बनते हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर कस्टम एरिया से बाहर निकालना है तो बड़ा सिंपल सा है, क्या आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है सर। इसके बाद PIC कौन होता है, वैसे आपको मालूम है बिकॉज ये डेफिनेशन बहुत बार आ चुकी है तो इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। पर्सन इन चार्ज का मतलब क्या होता है, उसने कहा इन रिलेशन टू वेसल, मास्टर ऑफ वेसल होता है, इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट कमांडर, पायलट इन चार्ज होता है, इन रिलेशन टू रेलवे ट्रेन, कंडक्टर, गार्ड, इन रिलेशन टू एनी अदर कन्वेंस, ड्राइवर, PIC ऑफ कन्वेंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और वैसे तो मैंने आपको बताया था कि PIC की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बिकॉज PIC एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी डायरेक्शन पर क्या कन्वेंस चलती है, ठीक है जी। तो PIC जैसे चाहेगा डेफिनेटली कन्वेंस को उसी डायरेक्शन में चलना पड़ता है, इसीलिए कस्टम के अंदर PIC की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है बिकॉज कन्वेंस को पोर्ट पे लाना और कुछ ऑब्लिगेशंस होती है उनको फुलफिल करना, ये सारी जिम्मेवारी किसकी होती है, PIC की। तो इसलिए PIC की डेफिनेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा, एक हम लोगों ने पढ़ा था रूल्स वर्सेस रेगुलेशंस, आप सबको याद ही होगा रूल्स कौन फ्रेम करता है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और रूल्स को फ्रेम करने की जो पावर होती है वो सेक्शन 156 ऑफ कस्टम एक्ट प्रोवाइड करता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा फिर आपने पढ़ा था कि जो भी रूल्स फ्रेम किए जाते हैं
क्या वो कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट होने चाहिए। वेयर एज जो रेगुलेशंस होती हैं उन्हें फ्रेम कौन करता है, सीबीआईसी, और सीबीआईसी को फ्रेम करने की पावर किसने दी, सेक्शन 157 ने। और लास्टली मैंने आपसे कहा कि जो भी रेगुलेशंस होती हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए प्रोविजन ऑफ एक्ट एज वेल एज रूल्स के साथ। तो आपको इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना है, और इस पर भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो ये भी ध्यान रखना है आपने। ठीक है जी, तो रूल्स वर्सेस रेगुलेशंस, ठीक है सर। अच्छा, अब इसके अलावा एक दो चीज़ें मैं आपको और बताने जा रहा हूँ कि जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्राइसिंग करते हैं, हालांकि वैल्यूएशन आप पढ़ चुके हो तो आपको ये अच्छे से मालूम होगा, एक एफओबी प्राइस होता है और एक सीआईएफ प्राइस होता है। ठीक है, ये आपने अच्छे से पढ़ा ही हुआ है। एफओबी प्राइस की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, और सीआईएफ की प्राइस की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट। ठीक है जी, और एफओबी प्राइस में सारे एक्सपेंसेस टिल बोर्डिंग, ऑल एक्सपेंसेस टिल बोर्डिंग कवर्ड होते हैं। ठीक है जी, और इसमें आपका इंश्योरेंस फ्रेट अपार्ट फ्रॉम बोर्डिंग एक्सपेंसेस तक के खर्चे के साथ साथ क्या इंश्योरेंस एंड फ्रेट भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है ना, बस आपको ये ध्यान रखना है। और इंपोर्ट जब हम करते हैं तो ड्यूटी कौन सी वैल्यू पे लगती है, सीआईएफ पे। एक्सपोर्ट जब आप करते हो तो ड्यूटी लगती है ऑन एफओबी। क्या ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है जी, आई एम वेरी श्योर, क्लियर टू ऑल। ठीक है सर, तो अब सुनो जरा ध्यान से। कस्टम आपने अब वैसे मैंने काफ़ी करा दिया है, एक बारी ओवरव्यू करना है बेटा आपने। कल ऑफ रहेगा, ट्यूसडे को हम लोग क्लास लेंगे फॉर इंटरनेशनल टैक्स। आज आपका होमवर्क क्या है, सारी डेफिनेशंस कंप्लीट करो, सारा वेयर हाउस का चैप्टर कंप्लीट करो। ठीक है जी, वेयर हाउस का चैप्टर कंप्लीट करो और डेफिनेशंस कंप्लीट करो। ठीक है बेटा, चलिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे ऑन ट्यूसडे, जिसमें विल स्टार्ट विद इंटरनेशनल टैक्स। थैंक यू वेरी मच।